मॉर्निंग एवरीवन. इज एवरीवन एबल टू हियर एंड सी मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू ऑल हियर एंड सी मी? प्लीज टेल मी. ओके, सो सॉरी फॉर द डिले. टेक्निकल डिफिकल्टीज आती रहती है. ओके, तो बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें तो ऐसी होती रहती है. सो अपोलॉजीज फ्रॉम माय एंड. कभी कभी हो जाता है कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वी आर नॉट एबल टू लॉग इन. एंड आप सबको पता है कि वी आर अपग्रेडिंग आवर पोर्टल. तो जब क्वालिटी इंप्रूव होती है तो थोड़ी सी चीजें मैटर करती है. तो आई होप कि आप सब लोग इसमें मेरा साथ देंगे. ठीक है, एंड यू वोंट माइंड इट. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग आपका टाइम कभी बर्बाद नहीं करेंगे. एंड वी विल सी टू इट कि ये टेक्निकल डिफिकल्टी सारी रेक्टिफाई हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडियो एंड वीडियो कंफर्मेशन गाइस. इज एवरीबॉडी एबल टू हियर एंड सी मी प्रॉपर्ली? बोर्ड पे अगर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको प्रॉपर्ली? प्लीज टेल मी, इज एवरीबॉडी एबल टू सी ऑन द बोर्ड? या दिख रहा है सबको? ओके, चलो, थैंक यू. सो आई वेलकम एवरीवन टू अवर सेकंड ओरिएंटेशन सेशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS. मैं आप सबका इस सेशन ओरिएंटेशन में स्वागत करता हूँ. एंड टुडेज सेशन विल बी लिटिल बिट टेक्निकल. आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, तो जस्ट बेयर विथ मी गाइस. बेयर इन द सेंस कि थोड़ा सा हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल का हम लोग अप्रोच रखने वाले हैं क्लासेस में, कैसे हम लोग सिलेबस को टारगेट करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ यू शुड प्रोसीड इन द सेंस कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल में. तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, तो प्लीज मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए. एंड विथ योर परमिशन मैं थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट होना शुरू होऊंगा आप लोगों के साथ में. स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि कुछ चीजें हैं जो हम लोग बिंदास होके बातचीत कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी रहेगी क्लास के डेकोरम के रिलेटेड जो आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट. तो विथ योर परमिशन क्या मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ आप लोगों के साथ में? है आप लोग मुझे परमिशन दोगे? ओके, हेलो गाइस, कैन यू ऑल हियर मी? ओके ओके, चलो, थम्स अप थम्स डाउन आ रहे हैं. ठीक है. सो गाइस, बिफोर बिगिनिंग विद दिस ऑप्शनल, ठीक है, बिगिनिंग इन द सेंस कि डिटेल्ड सिलेबस ओरिएंटेशन सिलेबस खोलने से पहले मैं आप लोग के साथ तीन चीजें बहुत एक्सक्लूसिवली क्लियर करना चाहता हूँ. एक्सक्लूसिवली मीन्स एक्सक्लूसिवली. सी, experience wise I have coached geography optional to more than 3000 4000 students. ठीक है. Region wise, so I have taught in central India, I have taught in eastern India, I have taught in northern India. अभी तो northern India में भी हूँ. So experience wise, coaching wise experience बहुत है मेरे पास में. ठीक है. सो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज कि आपको तीन चार चीजें मेरे क्लास में डेकोरम के तौर पे अडर करनी पड़ेगी. अडर इन द सेंस कि इन तीन चार चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा मेरे लेक्चर्स में. मैं ये आज पहली इन द सेंस कि हमारा पहला डे है जब मैं आपके साथ ज्योग्राफी का डिटेल सिलेबस ओवरव्यू करूंगा. तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं तीन चीजें आपके साथ क्लियर कट करना चाहता हूं ताकि आप और मैं सेम पेडेस्ट्रल लेवल पे आ जाए. ठीक है. वॉट माई अल्टीमेट एम विथ ऑल ऑफ यू इज, मेरा अल्टीमेट एम क्या है आप लोग के साथ में कि एक दिन आप मेरे गुरु बनो. दैट इज माई अल्टीमेट गोल विथ ऑल ऑफ यू. मेरा जितना नॉलेज है मैं मेरा नॉलेज पूरा आपको दे दूंगा. देन यू हैव टू वर्क अपॉन दैट नॉलेज एंड यू हैव टू बिकम माई गुरु. सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जो हमारा लास्ट डे रहेगा सेशन का, उसमें आपको वो चीज ध्यान में रखनी पड़ने वाली है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग कि जो आपको डेकोरम अडर करना है मेरे क्लास में कि नो वन विल इंटरप्ट मी. नो वन विल इंटरप्ट. कोई बीच में टोकेगा नहीं कि सर ये क्या है. ओके, कि सर ये कैसे करे, क्या करे. कोई बीच में मैं जब चीजें समझा रहा हूं तो नो वन विल स्टॉप मी इन द मिडिल कि सर ये बताइए, ऐसा कीजिए. क्या होता है इंटरप्शन से ना फैकल्टी का फ्लो टूट जाता है. तो जैसे मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपके साथ क्रिस्टोलर्स की सेंट्रल प्लेस थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, बीच में किसी ने कुछ टोक दिया तो मेरा पूरा मोमेंटम डाउन हो जाता है. सो नो वन विल basically do what? No one will shatter my momentum in the middle. Okay. Number two, no one will ask me for spellings. ये बहुत एक कॉमन चीज है जो लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं, सर स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग बताइए. सी गाइस, ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट्स और आर परसुइंग ग्रेजुएशन. ठीक है. तो
सर इसकी स्पेलिंग बता दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं, आप सब लोग मैच्योर हो, आप सब लोग देख सकते हो। हाँ, जब बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग्स आएगी तो बट नेचुरली मी एज योर फैकल्टी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा। तो स्पेलिंग्स के लिए मुझे कोई नहीं टोकेगा इन द मिडिल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, नो वन विल आस्क मी सिली क्वेश्चंस। ओके, कोई मुझे सिली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये चीज की ध्यान रखना आप लोग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो क्लास है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास। सो कोई मुझे सिली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। देखो, आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इट्स बेसिकली कि नाउ यू आर इन द लीग ऑफ रोल्स रॉयस, बेंटले, ओके, जो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स है, जो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, उस लीग में आप जा रहे हो अभी, ठीक है। तो सिली क्वेश्चंस कोई मुझे बीच में पूछेगा नहीं, कोई बीच में टोकेगा, सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओके सर व्हाट इज इक्वेटर। ऐसे सवाल अगर आप मुझे पूछ लोगे कि सर इक्वेटर क्या है, फिर आप क्या ही ऑप्शनल पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोग मेरे सेशंस में अडर करेंगे। नो वन विल इंटरप्ट, नो वन विल कंटिन्यूअसली बॉदर मी विद स्पेलिंग्स, and no one will ask me silly questions. Is everybody comfortable with this? Shall I move ahead? इसके बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं कि सर ये क्या है। चलो आगे बढ़ू, ओके, चलो चलो। नाउ please remember, please remember two things, that in my sessions you have to bring A4 size sheets. आपको A4 पेजेस लाने हैं मेरे सेशंस में, ओके। एवरी सेशन यू हैव टू ब्रिंग A4 पेजेस। A4 पेजेस आप कैसे लाओगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो ये अगर आपका A4 साइज शीट है लाइक दिस, तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन में 1 इंच की मार्जिन निकालोगे। यू विल कीप 1 इंच मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेज, एवरी पेज। सो मेरे हर एक लेक्चर में आप लोग A4 साइज के शीट्स लाओगे जिसपे मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा। सो जो भी मैं डिक्टेट कराऊंगा वो आप यहां लिखेंगे, ओके। अगर मैं बोल रहा हूं कि मार्जिन्स में लिखिएगा, मार्जिन्स में लिखिएगा, तो आप इस मार्जिन्स में लिखेंगे। तो मार्जिन्स में मैं जनरली आपको एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, मार्जिन्स में जनरली मैं आपको ट्रिक्स लिखवाऊंगा थोड़ी सी ध्यान में रखने के लिए। सो एवरीवन इन माय लेक्चर इज सपोज्ड टू ब्रिंग A4 साइज पेजेस, ठीक है। एंड गाइस, मैं इसका आपको काम भी दूंगा, ठीक है। काम इन द सेंस कि मुझे इसकी समराइजेशन भी लगेगी, एंड दैट टू ऑन अ डेली बेसिस। यू वोंट बिलीव गाइस, अभी एट प्रेजेंट आपके पहले की जो बैच है उसमें से डेली 70 to 80 किड्स डेली मुझे वर्क सबमिट कर रहे हैं। तो आई वांट दैट कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो एवरीवन इन माय क्लास विल ब्रिंग A4 साइज पेजेस। लेफ्ट साइड में आप 1 इंच की मार्जिन निकाल के लाओगे। सो एवरी क्लास आप कम से कम 7 से 8 पेजेस लाओगे। हम लोग 7 से 8 पेजेस लिखेंगे इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। एंड प्लीज रिमेंबर, जब भी मैं आपको एस्ट्रिक पॉइंट बोलूंगा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। whenever I'm telling you double asterisk point, it is very very important. And whenever I'm saying you triple asterisk point, it means that I'm explaining you one very important principle, I'm explaining you one very important theory, okay, or I'm explaining you any important law, ठीक है। तो एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक एंड ट्रिपल एस्ट्रिक, आप मेरे क्लास में डिसिप्लिन को अडर करेंगे, मीन्स करेंगे। इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ू, ठीक है। एंड ब्लैंक पेजेस, कोई भी रूल्ड कॉपीज नहीं लाएगा, बिकॉज जो आपकी सिविल सर्विसेज की मेंस की आंसर शीट रहेगी वो ब्लैंक रहेगी, ओके। चलो, so A4 size pages you will have to bring in my lectures every day, okay। now my lecture plan with all of you, जिसके लिए आप बहुत सदियों से राह देख रहे थे, बहुत सालों से आपको राह थी कि सर चलिए लेक्चर प्लान को डिस्कस कीजिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड स्टार्ट करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि मैं आपका साथ बीच में कभी छोड़ने वाला हूं नहीं। आई एम नॉट अ फैकल्टी की जो बच्चों का साथ बीच में छोड़ देता है, बट मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरा साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना, बिकॉज अभी जो मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं ये बहुत पर्सनल चीज होती है फैकल्टी की, जो वो बच्चों के साथ शेयर करता है लेक्चर प्लान। तो प्लीज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि विल नॉट लिव मी इन द मिडिल, मिडिल इन द सेंस कि सर बहुत ज्यादा काम हो गया, अभी हम लोग छोड़ रहे क्लास, ऐसा कोई नहीं करेगा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बट नो वन
ऑफ योर एंड शुड लीव मी इन द मिडल, ओके, बिकॉज उससे मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है, एक ही दिल है, कितने बार तोड़ोगे, वैसी बात आ जाती है, ठीक है। चलो, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेक्चर प्लान ऑफ ज्योग्राफी, ओके ओके, मैं आपको एक जनरलाइज लेक्चर प्लान दे रहा हूं, एंड आपके बैच के स्पेसिफिक में कैसा लेक्चर प्लान लूंगा वो भी बता, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट द लेक्चर प्लान ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, so I normally take 120 lectures. I normally take 120 lectures. Okay. Okay. Plus approximately 10 lectures for mapping. Plus approximately 10 lectures for mapping. So mapping के लिए मैं 10 lectures exclusive लेता हूँ. So 120 lecture की आपकी बैच चलेगी, 10 lecture addition रहेंगे उसमें mapping के, and I keep on taking add-on sessions. I keep on taking add-on sessions. आप बोलेंगे सर ये add-on sessions क्या है? So add-on sessions basically these are value-added sessions जो आप earn करेंगे. जो लोग मुझे काम रेगुलरली सबमिट करेंगे उनके लिए ही मैं स्पेशल सेशंस लूंगा. ये मेरा आपसे दूसरा प्रॉमिस है. Anybody remembers the first promise which I gave you yesterday? कोई मुझे बता पाएगा पहला प्रॉमिस कौन सा था जो मैंने आपको दिया था कल? Anybody remembers? याद कीजिए पहला प्रॉमिस कौन सा था जो मैंने आपको कल दिया था कि मैं वो करने वाला हूं आपके लिए. चलिए, याद नहीं है किसी को, देखते हैं इन टाइम फ्रेम किसको याद आता है. ये मेरा दूसरा प्रॉमिस है जो बेसिकली आपको मैं देने वाला हूं in the sense of add-on sessions. Yes, Divya, you are right. Master in Atlas. That was my first promise to you that I will make you master in Atlas. ये मेरा दूसरा प्रॉमिस है कि आपको add-on sessions मिलेंगे ही मिलेंगे, and ये add-on sessions आपको बेसिकली आपको मैगजीन्स के रहेंगे, जो हम लोग मैगजीन्स डिस्कस करेंगे लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र. ओके, ये एड-ऑन सेशंस आपको इकोनॉमिक सर्वे के भी रहेंगे, एंड प्लस ये एड-ऑन सेशंस आपको बेसिकली यू विल हैव एड-ऑन सेशंस विद रिगार्ड्स टू इंडियाज ईयर बुक. तो ये एड-ऑन सेशंस मैं आपको दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, एंड आई विल बेसिकली कीप दिस इन माइंड कि जो लोग मेरे साथ कंसिस्टेंट है उनको ये मिलेगा, ठीक है. सो 120 लेक्चर्स तो आप काउंट कर सकते हैं आज से, इन द सेंस जब से मैं आपको बोलूंगा कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो तब से 120 लेक्चर्स प्लस 10 लेक्चर्स ऑफ मैपिंग, ये हमारा नॉर्मली लेक्चर प्लान रहेगा, ठीक है. सो इन अ टाइम स्पैन, सो 5 to 5.5 months, 5 to 5.5 months ये हमारे कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा जब से मैं बोलूंगा कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है. एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ड्यूरेशन यू हैव टू कीप इन माइंड 3 things. ओके, सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है आपको, टाइम मैनेजमेंट. मुझे पता है कि आप सबका प्रॉब्लम है सर टाइम कैसे मैनेज करें, हाउ वी शुड मैनेज टाइम. सो आई एम मेकिंग दिस क्रिस्टल क्लियर डे 1. मैं पहले दिन आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी नंबर 1 जो है, जो आपको प्रायोरिटी नंबर 1 है वो रहनी चाहिए आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड न्यूज़पेपर. ये बहुत ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड न्यूज़पेपर, दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. सर जीएस करूं, सर एसेस लिखूं, सर आंसर राइटिंग करूं, क्या करूं, दैट आई डू नॉट नो. What should be your number 1 priority? Optional and newspaper. So guys, I'm giving you my third promise. Okay, जो third promise है मेरा कि मैं आप लोगों का न्यूज़पेपर भी कवर कराऊंगा. So I will cover your newspaper entirely till the time you are with me, and आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा. ग्रुप में डेली आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, वो भी मार्क पीडीएफ्स मिलेंगे. मार्क इन द सेंस कि कौन सा आर्टिकल कैसे समराइज करना है, कैसे इसका अप्रोच रहेगा. सो दिस इज माय थर्ड प्रॉमिस टू यू कि मैं आपका न्यूज़पेपर प्रीडोमिनेंटली द हिंदू पूरा कवर कराऊंगा. सो ये आपका खाली जीएस ही नहीं, ये आपका खाली ऑप्शनल ही नहीं, बट ये आपका जीएस भी कवर कर लेगा. सो दिस इज माय थर्ड प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू which I will fulfill dare hook or by crook, ठीक है. एंड हाँ, मैं अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं इसमें 80% कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा. 80% की गारंटी दे रहा हूं. कभी कभी काम बहुत ज्यादा आ जाता है,
कभी कभी हालत बहुत टाइट हो जाती है, तो एक दो दिन ऐसे रहेंगे कि मैं आर्टिकल्स नहीं डाल रहा हूँ, बट आई विल मेक अप फॉर इट ऑन दी अदर डेज। तो मुझे 80% की गारंटी दे रहा हूँ, 20% आप लोग मुझे छूट दे दीजिएगा, ठीक है। वो ऐसा हो जाता है कि यानी आप लोगों से प्यार हो जाता है, फिर वो प्यार के चलते बहुत ज्यादा खुद को हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं ना, आखिर में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज गिव मी 20% लेवरेज कि हाँ सर आप 20% चलो आप भी सर रख लो, ठीक है। सो ऑप्शनल एंड न्यूज़पेपर, दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ओके, number 2 priority in the course duration. Okay, number 2 priority in course duration, sorry my bad. Okay, okay, जो आपको दिक्कत जाएगी कि ड्यूरिंग द क्लास हम लोग कैसे करें, ओके, वो सबसे बड़ी दिक्कत आपको जाएगी, वो जाएगी आपकी नोट मेकिंग। सर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, ओके, एंड हाउ वी शुड बेसिकली कंपाइल द नोट्स। सी, ये क्यों जरूरी है नोट मेकिंग, ऑप्शनल के लिए क्या नोट मेकिंग जरूरी है? यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई यू नीड टू मेक दिस नोट्स? प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, बिकॉज आपको व्हेन यू विल स्टार्ट विथ योर मेंस, ओके, जब आपकी मेंस रहेगी, ठीक है, व्हेन यू विल हैव योर मेंस, सो आपके पहले दिन ऐसे का पेपर, देन यू विल हैव GS1 GS2, then you will have GS3 GS4, and then you will have 5 days of holiday। आपको 5 दिन का छुट्टी मिलेगा, उसके बाद में आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, एंड देन यू विल हैव योर ऑप्शनल पेपर। सो गाइज सी, मेरा रोल आपके जिंदगी में सबसे आखिर के पड़ाव पे आ रहा है, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरा रोल जो है, जो आप ये मुझसे क्लास कर रहे हो, ये क्लास आप किसके लिए लगा रहे हो? जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सबसे आखिरी पड़ाव है, वो भी कौन सा? मेंस का। इसके बाद खाली इंटरव्यू बचता है। इंटरव्यू क्या ही है, ठीक है, इंटरव्यू तो आप मैनेज कर ही लोगे, उतना तो मैं आपको काबिल बना ही दूंगा, उतनी गारंटी मैं आपको अभी से दे रहा हूँ। इंटरव्यू आपके लिए बच्चों का खेल रहेगा, मैं आपको उतना काबिल बना दूंगा, ठीक है। So guys, please keep this in mind that I am preparing you for the last 21 to 27 hours of writing। कितने पेपर्स है टोटल मेंस में? बताइए कितने पेपर्स है आपके? ट्राई टू आंसर में, कितने पेपर है आपके मेंस में टोटल? हाउ मेनी पेपर डू यू हैव इन योर मेंस? नंबर बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल पेपर्स आपके मेंस में? Anybody can tell me? Yes, Gaurav. You have total how many papers? You have 9 papers. Okay. कितने घंटे के पेपर्स हैं? Yes, Payal. Yes, Ramanand. कितने घंटे के पेपर्स हैं? How many hours you have each paper? कितने घंटे का पेपर है एक? Try to answer. Yes, you have 3 hours each. So 9 multiplied by 3, you have to write for how many hours? 27 hours. You have to write for 27 hours in mains. ध्यान में रखना इसे, 27 घंटे आपको मेंस में लिखना है। एंड ऑप्शनल का जो है वो आखिरी 21 से 27 घंटे वाला है, आखिरी 21 से 27 घंटे वाला है। एंड फॉर दिस यू आर ओनली गोइंग टू गेट हाउ मेनी हॉलीडे? 5 डे हॉलीडे, 5 डे हॉलीडे, ओके। आपको खाली 5 दिन की छुट्टी है इसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए, ओके, व्हेन यू विल बी डूइंग विथ योर जीएस पेपर 4 एंड लैंग्वेज पेपर से पहले। तो मैं आपको सबसे आखिरी पड़ाव के लिए प्रिपेयर करना रहा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी जो है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबसे ज्यादा है आप लोगों के साथ में। तो इसलिए मैंने बोला कि साथ मत छोड़ना, बिकॉज सबसे आखिर की लड़ाई है हमारी, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में अगर आपको पूरा ऑप्शनल ये 5 डे हॉलीडे में रिवाइज करना है, तो नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो ड्यूरिंग दिस कोर्स ड्यूरेशन, सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, वो आपको ऑप्शनल एंड न्यूज़पेपर को देना है, यानी देना है। आई डोंट वॉन्ट एनीबडी कंप्लेनिंग, सर जीएस कैसे मैनेज करे, सर सी सेट कैसे मैनेज करे, सर बाकी चीजें कैसे मैनेज करे। वो आपको मैनेज खुद से करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी सो मच व्हाट आई कैन से मैच्योर कि हाँ वो कर रहे हो आप लोग, एंड मुझे पता है कि आप कर लोगे। आई नो दैट मच, आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन यू कि आप लोग कर लोगे, बिकॉज कल जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे आज भी आए, इसका मतलब मैं आप सबको पसंद आ रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो है मुझे आप में उतना कॉन्फिडेंस कि आप लोग उतना मैनेज कर लोगे। बट नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, एंड आई विल स्टार्ट नोट मेकिंग विथ ऑल ऑफ यू द फर्स्ट डे ऑफ आवर लेक्चर।
जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा ओरिएंटेशन सेशंस खत्म होने के बाद में, फर्स्ट डे से ही मैं आपके साथ नोट मेकिंग शुरू करने वाला हूँ. Is everybody appreciating this? Shall I move ahead? Please tell me. Shall I move ahead, guys? Please tell me. Okay, chaliye. Now, the third thing during this course duration, the third thing which you have to keep in mind, जो आपको challenge face होगा इस duration में, okay, challenge पहला हो गया time management, दूसरा हो गया note making. Now, the third challenge which you will face with me in this course duration, okay, वो रहेगा, okay, pace. वो रहेगा pace. Pace in the sense कि speed. जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं, इस स्पीड से आपको भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने मिलने वाला है. तो नॉर्मली व्हेन आई विल स्टार्ट, मेरी पेस थोड़ी सी कम रहेगी. जैसे ओरिएंटेड सेशंस में मेरी पेस थोड़ी कम रहेगी, धीरे धीरे मैं मेरी पेस इंप्रूव करूंगा. एंड बाय द टाइम आई हैव माय लास्ट ओरिएंटेशन सेशन, मैं आप लोगों को उस पेस तक अचीव करा दूंगा जो मुझे सिलेबस के साथ कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है. मैं पेस की बात क्यों कर रहा हूं गाइस? क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपका पूरा सिलेबस 5 से 5.5 महीने में खत्म कर रहा हूं. एंड इफ वी आई हैव टू गो विथ दैट टारगेट इन माइंड, तो मुझे मेरा पेस मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए मैं 10 बार आपसे कह रहा हूं कि 7 बीच में मत छोड़ना कि सर हम लोग पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे. डोंट डू लाइक दिस. ट्राई बट डोंट क्राई. बस जहां जहां चाह है वहां रहा है, वैसी बात है ये. सो पेस मेंटेन करना आपके लिए चैलेंज रहेगा. एंड अगर आपको पेस मेंटेन रखनी है मेरे साथ में, तो उसका मैं आपको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं. ब्रह्मास्त्र इन द सेंस दैट आई एम गिविंग यू द अल्टीमेट वेपन, कि पेस मेंटेन करने के लिए सर हम लोग क्या करें. सो पेस मेंटेन करने के लिए आपको बस खाली एक चीज करनी है. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट you have to do revision. That you have to do revision. क्या होता है नॉर्मली व्हेन आई स्टार्ट ना, सो स्टार्टिंग के एक आध महीना बहुत जोश रहता है सब में. सर हाउ इज द जोश? हाय सर, एकदम जम के हाय सर निकलता है. एक महीना आ गया, 2 महीना, तो जोश धीरे 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 कम. तीसरा महीना, अरे सर क्या, अभी कैसे. फिर चौथा महीना, आवाज ही नहीं निकलती. पांचवा, सर प्लीज कंप्लीट इट, कंप्लीट करो सर, अभी कुछ नहीं बचा हमने. ठीक है. क्यों नहीं बचता है कुछ? बिकॉज जो भी मैंने पहले पढ़ाया है वो रिवीजन ही नहीं हुई है. जो भी मैंने पढ़ाया है उसका बेसिकली दिमाग में आपका वो डाटा है ही नहीं. उड़ते जा रहा है, नया आ रहा है, पिछला उड़ते जा रहा है. सो इफ यू वांट टू मेंटेन पेस विथ मी, व्हाई पेस? बिकॉज ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल जो है, ये इंटरलिंक्ड डिसिप्लिन है. ओके, ये इंटरलिंक्ड है. ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार जो पढ़ा दिया वो आगे काम में नहीं आने वाला. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. This is an interlinked based optional. So revision is the key for maintaining pace with me. Is everybody appreciating this? Do I have your permission to move ahead? किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो. So now let me start up with the detailed discussion of the syllabus. आज का जो हमारा मेन एजेंडा है, तो everybody please focus on the board very very properly. So guys, if you want to really master geography optional, master in the sense कि जितना syllabus के लिए जरूरी है, so दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नंबर फर्स्ट, you have to memorize the syllabus. You have to memorize the syllabus. ये चीज ध्यान में रखना. Okay. If you don't memorize the syllabus, so आपके chances of qualification बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम. So the first thing which you have to do is to memorize the syllabus of geography as an optional. वो कैसे करना, कहाँ से करना, वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. Number two, if you have to really want to score better in geography optional, so you have to keep two things in mind. Number one, interlinkage. Okay, and locational analysis. So ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अगर आपको ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पढ़ना है. नंबर 1 is memorizing the syllabus and number 2 interlinkage and locational analysis. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आपको इसका एक डेमो दे रहा हूं एंड देन मैं आपका सिलेबस खोलूंगा. ठीक है. सो लेट मी टेस्ट यू
देखते हैं आपका इंटरलिंकेज एंड लोकेशन एनालिसिस कितना बढ़िया है। एक बहुत कॉमन टॉपिक लेता हूं मैं, एग्रीकल्चर। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा बताइए। ट्राई टू टेल मी व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट यू कैन हैव इन एग्रीकल्चर। ट्राई टू आंसर, एक एक वर्ड में बताओ, जो भी आपके मन में आ रहा है। जस्ट ट्राई टू कमेंट, थोड़ा कमेंट कीजिए। कैपिटल, प्रोडक्शन, ओके। रेस्ट ऑफ द गाइस प्लीज ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर। ह्यूमन रिसोर्सेस, क्रॉप्स, सॉइल, ओके ओके। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, क्रॉप्स, ओके। और बताइए, लेबर, इकोनॉमिक्स, सुनो, ओके गुड। वो डायमेंशन आपने खोल दी। एनिमल हस्बेंड्री, सुकांत मुजुमदार, थैंक यू। Okay, plantation, animal husbandry, Das Saab, okay. All primary activities related to agriculture, Chandrashil, thank you. Okay, Pooja Sahota, climate, thank you Pooja for opening this up. Aditi, primary activity, okay. Ayush, horticulture. Atul, climate. Ramanand, aquaculture, good good. Aditi, mixed farming, very good beta. और खोलो, हाइड्रोफोनिक्स, रामानंद साहब कहाँ से पढ़ के आए हो? व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? फिशरीज, आशीष, थैंक यू। एक्वाफोनिक्स, आयुष, माय गॉड यू आर ऑल, अरे आप क्या पहले से पढ़ के आए हो क्या? चलो, अब पहले से ही लग रहा है कि आप सब लोग, चलो थैंक यू ऑल। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीजें पता है। आपसे ही पढ़ा है आयुष, ओके ओके ओके। चलो चलो, जीएस का, चलो ठीक है। ओके, सो सी नाउ, जीएस एंड ऑप्शनल में क्या फर्क आ जाता है, प्लीज इसे प्रॉपर तरीके से समझिए, ठीक है। सो सबसे पहले, इंटरलिंकेज एंड लोकेशनल एनालिसिस। एग्रीकल्चर जो है, ये कैसा सेक्टर है? इज इट स्टैंड अलोन सेक्टर? इज इट अ स्टैंड अलोन सेक्टर? क्या स्टैंड अकेला एक सेक्टर है क्या एग्रीकल्चर? टेल मी, क्या ये अकेला एग्रीकल्चर एक अकेला सेक्टर है? Try to answer yes or no. Is it a single sector? No, agriculture is a allied sector. Agriculture is a allied sector. Okay, allied sector in the sense kya? What do you mean by allied sector? That agriculture is linked to what? Okay, agriculture is linked to food security. Agriculture is linked to nutritional security. Okay. Agriculture is linked to what kind of security? Economic security too. इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू। सर आप पूछेंगे फूड सिक्योरिटी क्यों? बिकॉज अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है तो आपके देश की जनता भूखी नहीं मरेगी। अगर आपके देश का एग्रीकल्चर सही तरीके से, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, अगर उसका आउटकम अच्छा है, तो आपके देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, है ना। जैसे आप इंडिया में देखते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ झारखंड में जाएंगे तो वहां पे एनीमिया बहुत ज्यादा है। अगर आप सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो वहां पे आपको बेसिकली माल न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे आपको ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों? इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्यों? व्हाई? बिकॉज इन एग्रीकल्चर, the most important thing you need to remember is that agriculture is not only the cultivation of soil, it is not only the culturation of soil, it also includes what? It also includes animal husbandry. It also includes animal husbandry. Okay, it also includes what? It also includes fisheries. Okay, it also includes fisheries and aquaculture, जैसे बहुत लोगों ने मुझे अभी जवाब दिया, aquaculture. Okay, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और क्या लेके आता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इफ यू आर ब्लंटिंग फॉरेस्ट विथ एग्रीकल्चर, सो आपकी सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर के साथ एज एन अलाइड सेक्टर लिंक्ड है। सो एग्रीकल्चर इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल ऑफ दिस। तो एग्रीकल्चर एक स्टैंड अलोन सेक्टर नहीं है, ठीक है। अभी मेजोरिटी ऑफ यू, आपने बस ये डायमेंशन एक्सप्लोर करके छोड़ दी एग्रीकल्चर की, बट व्हाट अबाउट ट्रेड? क्या एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए डोमिनेंट नहीं है? क्या एग्रीकल्चर इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए डोमिनेंट नहीं है? है कि नहीं है? जरूर है। सो
अंडर अलाइड सेक्टर इकोनॉमिक में तो आ ही गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आ गया, बट व्हाट अबाउट ट्रेड, व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी बैलेंस ऑफ पावर, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है। ट्रेड आ गया तो ट्रेड के साथ साथ आपका क्या आएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड के साथ साथ आपका कौन सा इशू आएगा, सब्सिडीज का इशू आएगा। सब्सिडीज का इशू आएगा कि नहीं आएगा एग्रीकल्चर का, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। कौन से देश में कैसी सब्सिडीज मिल रही है उस हिसाब से WTO में डिस्प्यूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं चल रहा है WTO में, जरूर चल रहा है। सो देखिए ये एक डायमेंशन खुल गई एग्रीकल्चर की ट्रेड के साथ में। ओके, second dimension, that the third dimension which I'm opening up with agriculture, this is rather very important in today's time, very important in the sense कि क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो एग्रीकल्चर इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर का क्या लिंकेज है। सो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हमें क्लाइमेट सूटेबल एग्रीकल्चर करना जरूरी है। यस, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट सूटेबल यानी क्या, यू आर ग्रोइंग शुगर केन इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में क्या रेनफॉल ज्यादा है क्या। यू आर ग्रोइंग शुगर केन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, डज वेस्टर्न महाराष्ट्र हैव मोर रेनफॉल, नो, है ही नहीं यहाँ पे। सो आप वाटर गजलिंग क्रॉप्स ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हो जहां पे रेनफॉल कम है। इज इट क्लाइमेट सूटेबल एग्रीकल्चर, नो। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी क्या, क्लाइमेट चेंज तो हो चुका सर, अब हो चुका है तो हमें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने पड़ने वाले हैं कि जो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकते हैं या फिर जो फ्लैश फ्लड्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे सेंट्रल इंडिया ड्राईलैंड एग्रीकल्चरल बेल्ट है, तो हमें वहां पे कैसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, मिलेट्स, क्योंकि मिलेट जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है। ओके, तो हमें वैसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए। कोई मुझे जीएम क्रॉप्स के लिए बोल रहा है, आशीष उनिवाल, यस यू आर राइट आशीष, जीएम क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स भी तो हमें करना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग बीटी कॉटन लेते हैं, बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, तो वैसा। सो क्लाइमेट चेंज के लिए हमें बेसिकली एग्रीकल्चर पे किस पे फोकस करना है, you have to focus on climate suitable agriculture and climate resilient agriculture। किसी ने कोई बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, रामानंद, यस यू आर राइट, क्लाइमेट सूटेबल एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि जैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से आप अपना एग्रीकल्चर कर रहे हो। सो ये तो एक बहुत बड़ी डायमेंशन होगी क्लाइमेट चेंज की। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली यू विल हैव टू ब्रिंग इन एनिमल हस्बेंड्री टू, एनिमल हस्बेंड्री स्पेसिफिकली कहां पे, इन टर्म्स ऑफ कैटल रैंचिंग। देखो एनिमल हस्बेंड्री में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटल रियरिंग, कि जहां पे आप कैटल को यूज करते हो फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट एक और एक डायमेंशन आती है, उसे हम लोग कहते हैं कैटल रैंचिंग। कैटल रैंचिंग मींस व्हाट, एनिमल हस्बेंड्री फॉर बीफ एंड बीफ एक्सपोर्ट्स। सो वो इंडिया का नहीं, ब्राजील का, ओके, वो अर्जेंटीना का बहुत बड़ा पार्ट है। एंड उस वजह से पूरा का पूरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है फॉर पास्चर लैंड्स। सो UNFCCC की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 1/3 ऑफ ग्लोबल एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, ड्यू टू शिफ्टिंग डाइटरी प्रेफरेंसेस। अगर आप मीट ज्यादा खाओगे, अगर आप बीफ ज्यादा खाओगे, सो काउ कैसे एनिमल है, काउ इज अ बोवाइन एनिमल, वो मल्च करती है, मल्च करती है मींस वो खाना पूरा पहले खा लेगी, देन वो बैठेगी एंड देन वो मल्च करना शुरू करेगी। तो मल्चिंग के वक्त कौन सा गैस बाहर निकलता है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच गैस इज कमिंग आउट व्हेन वी मल्च द फूड, बताइए, आपको पता है गैया से कौन सा गैस बाहर निकलता है जब वो फूड को मल्च करती है, मीथेन। मीथेन कैसा गैस है, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। सो टुडे द 1/3 ऑफ ग्लोबल emissions of carbon of global gas house warming is coming from cattle ranching। so अगर आपको एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है तो यू विल हैव टू गो फॉर व्हाट, यू विल हैव टू गो फॉर डिक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस खुद कह रहा है। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री, cattle ranching is very important word for this। and you have to do what, you have to do away with surplus consumption। ये भी UNFCCC कह रहा है, अरे
आपको उतना ही खाना खाना चाहिए ना जितना आपके पेट के लिए जरूरी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आप जहां पे भी बैठे होंगे आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे, आपको बर्गर मिल जाएगा, आपको पिज्जा मिल जाएगा, आपको पास्ता मिल जाएगा, आपको चाइनीज मिल जाएगा। सो वी आर एंडिंग अप डूइंग व्हाट, वी आर एंडिंग अप डूइंग ओवर कंजम्पशन। आपके बॉडी में जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आप तो उससे बहुत ज्यादा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? सो बिल्कुल खा रहे हैं। इससे आपका क्या लिंक्ड है? इससे आपका ओवर न्यूट्रिशन भी लिंक्ड है। So guys, you will have to keep this in mind that whenever you are discussing climate suitable और climate smart agriculture, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि हम लोग ज्यादा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। यस रामानंद, ईट राइट मूवमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रीकल्चर को क्या हम लोग खाली कल्टीवेशन ऑफ सॉइल के तौर से देख सकते हैं, या वी शुड सी एग्रीकल्चर फ्रॉम मैनेजमेंट साइड? या वी शुड सी एग्रीकल्चर फ्रॉम मैनेजमेंट साइड? ये बताइए, क्या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पे बेस्ड नहीं है? आप कैसा इनपुट दे रहे हो, आप कौन से फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, आप कैसे सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हो, उसी पे तो डिपेंडेंट है आपका आउटपुट। सो मैनेजमेंट इज नथिंग बट हाउ यू मैनेज योर इनपुट्स एंड हाउ यू गेट योर आउटपुट। इससे क्या लिंक्ड है? इससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लिंक्ड है, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है। ओके, एंड इससे एग्रीकल्चर की क्या लिंक्ड है? एफिशिएंसी। इससे एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी भी लिंक्ड है या नहीं है? सो गाइस देखो, एक कॉमन वर्ड है एग्रीकल्चर। हाउ मेनी डायमेंशंस हैव ओपनड अप इन एग्रीकल्चर? मजा आ रहा है सबको कि बोर हो रहा है कि डर लग रहा है? आंसर में, मजा आ रहा है, बोर हो रहा है कि डर लग रहा है? आर यू फियरिंग कि सर ये क्या है? Okay, so guys, this is how you need to study agriculture from geography optional perspective. We have to open up all these dimensions and हमें देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस खंगोलना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ा खंगोलेंगे and we'll move ahead. Everybody is appreciating this. So लोकेशन एनालिसिस, कैसे कहां पे कौन सा क्रॉप सुटेबल है, कौन सा एग्रीकल्चर सुटेबल है, वर्ल्ड का, इंडिया का, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। Okay, so please keep this in mind that geography as an optional is heavily reliant on what? Is heavily reliant on interlinkage and vocational analysis. Now coming to the last part of today's lecture, memorizing the syllabus. So आप ये syllabus memorize कहाँ से करोगे? You have just only one option. आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको यूपीएससी का बेसिकली नोटिफिकेशन मिलेगा इस साल का, एंड इस नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे, एंड इस नोटिफिकेशन पे आप लोग पेज नंबर जाएंगे 30-33 पे, बिकॉज वहां पे आपको बेसिकली you have the syllabus of geography optional. Okay, so if I take you, okay, sorry, my bad, it's page number I guess 60. Just wait a bit. Yeah. Yeah, it's page number 66. Okay. Okay. Is everybody able to see the board properly? बताइए मुझे, सबको बोर्ड दिख रहा है properly? Please try to answer me. सबको बोर्ड दिख रहा है properly? Is everybody able to see the board properly? So you will go to page number 66 of your notification, and आज everyone I want कि you are taking out A3 size printout. Which size? Not A4, but I want A3 size printout of your syllabus. You are taking out A3 size syllabus printout, and आपके कमरे में जो भी चार्ट्स लगे होंगे, जो भी मैप्स लगे होंगे, सबको निकाल दो। जिनका फोटो लगा होगा, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, जॉन अब्राहम, जिनका भी फोटो लगा होगा, जिनका भी, ओके, सबके फोटो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, राफा नडाल, जोकोविच, ओके, या फिर लबासना का फोटो लगा होगा, है ना, यहाँ जाएंगे सर एक दिन, वो सब निकाल दो। किसका फोटो लगाओगे आप? जीएस, सॉरी, ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस का फोटो A3 साइज का। एंड आई वांट कि
आप बाय नेक्स्ट मंडे, आज का क्या है, आज का ट्यूसडे है, तो बाय नेक्स्ट ट्यूसडे ले लीजिए, एक हफ्ते के अंदर आप पूरा सिलेबस रट्टा मार रहे हैं. इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? प्लीज टेल मी, इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे आपका सिलेबस रट्टा हो जाना चाहिए. ठीक है. सो इफ यू सी, पेपर 1 इज अगेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो मैंने आपको बताया था. So you have physical geography. So in physical geography you have geomorphology, you have climatology, you have oceanography, and इसके नीचे में आपके पास you have biogeography and you have environmental geography. Okay. So you have biogeography and you have environmental geography. Okay. So जो हमने कल 4 स्पीयर्स पढ़े थे, 3 स्पीयर्स एंड उसके बीच का कॉन्फ्लुएंस जो है वो ये रहेगा. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में, ये 3 चैप्टर्स बहुत टाइम लेते हैं. ओके. सो दिस 3 चैप्टर्स, okay, so these 3 chapters, geomorphology, okay, chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3, these 3 chapters will take up around 35 to 40 lectures. Okay, ये 35 to 40 lectures आपके basically पहले 4 chapters ले लेंगे. It can even go to 45 also. ठीक है, depending upon कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ. देखिए, एवरी बैच में मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी विल प्रोसीड, टाइम लग सकता है. ठीक है. एंड विथ यू गाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लाइमेटोलॉजी. आपके साथ में कहां से स्टार्ट करने वाला हूं? क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करने वाला हूं. तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितना मुझे नॉलेज जरूरी है क्लाइमेट के बारे में, जितना मुझे नॉलेज जरूरी है बेसिकली लिटिल बिट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टू लिटिल बिट, जो मुझे लगेगा इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेटिक जोन्स, उतना मैं आपको पढ़ा लूंगा. सो आपके साथ में शुरू कहां से करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ओशनोग्राफी. एंड एक बार ये दोनों चैप्टर्स खत्म हो गए आप लोगों के, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. वंस दिस 2 चैप्टर्स आर ओवर आपके साथ में, ओके, I will directly jump to paper 2. I will directly jump to paper 2. बिकॉज ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन है ये इंटरलिंक करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें. तो पेपर 2 में आई विल स्टार्ट विद फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की फिजियोग्राफी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद रिसोर्सेस ऑफ इंडिया. ओके, रिसोर्सेस में आई विल स्टार्ट विद लैंड. ओके, आई विल स्टार्ट विद वाटर. Okay, I will start with basically the forest resources. Okay, forest resources and also the energy of India. Okay, the energy sector of India. Energy sector, इसके मैं आपको PDFs दे दूंगा, पढ़ाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है. So PDFs will do the thing for you. Is everybody appreciating this? So जैसे climatology and oceanography हो गया, इसके तुरंत बाद we will start with physical setting, the resources, land, water, forest and the energy resources of India. After that, I will start with agriculture. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे इंडिया का. एग्रीकल्चर को हम लोग डेडिकेट करेंगे लगभग 20 लेक्चर्स. सो ये चैप्टर जो है मैं बहुत डिटेल में लूंगा. एंड वंस वी आर डन विद एग्रीकल्चर, ओके, I will then revert back to again paper 1. Okay, and in paper 1 I will start basically with environmental geography and biogeography. तो इसके बाद जो रहेगा I will start with biogeography and environmental geography. Please keep this in mind. बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. तो मैं आपके बैच का शेड्यूलिंग में आपको बता रहा हूं कि एक बार वो एग्रीकल्चर खत्म हो गया, देन आई विल डू एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एंड बायोजियोग्राफी. आफ्टर दैट आई विल बिगिन विथ population and settlement geography. I will begin with population and settlement geography. हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे. इसके साथ साथ द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था कि क्या है बेसिकली पेपर 2 इज नथिंग बट द अप्लाइड पार्ट ऑफ इंडिया. सो इसके साथ साथ आई विल डू द कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया. इसके साथ साथ एंड आफ्टर दैट आई विल मूव अहेड
and I will do basically the सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया टू, बिकॉज जैसे हम लोग पेपर वन में पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी की सारी थियरीज पढ़ लेंगे, तो पेपर टू में भी आपका यही है पूरा, पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रेशियल, लिंग्विस्टिक, एथनिक डाइवर्सिटीज, मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। तो ये हम लोग पेपर वन एंड पेपर टू को लिंक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ। सो आई विल नॉट बी डूइंग दिस कि एक बार पेपर वन फिनिश हो गया फिर पेपर टू, नहीं। ज्योग्राफी जो है ये इंटरलिंक्ड डिसिप्लिन है, इसे हम लोग सेपरेट करके नहीं पढ़ा सकते, एक साथ चलना पड़ेगा हमें, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एंड वंस वी आर डन विद दिस फैक्टर्स, इसके बाद जैसे हमने कर लिया, ओके, आई विल देन स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। आई विल स्टार्ट विद मॉडल्स, थेरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके साथ साथ मैं आपको माइग्रेशन भी पढ़ाऊंगा। आई विल स्टार्ट विथ माइग्रेशन विथ ऑल ऑफ यू, माइग्रेशन भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे मॉडल्स, थेरीज एंड लॉज पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आई विल स्टार्ट विथ ओके, इसके साथ साथ आई विल स्टार्ट विथ द इकोनॉमिक प्लानिंग, द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। Okay, I will start with economic geography and economic geography of the world as well as economic geography of India. And when I'm doing with economic geography, okay, तो इसके साथ साथ मैं आपका जो आपका पेपर वन का जो आखिरी का चैप्टर है, बेसिकली द कंटेम्पररी इश्यूज इन इंडिया। ओके, द कंटेम्पररी इश्यूज। सो कंटेम्पररी इश्यूज जो है, इसमें आपका जैसे डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, ओके, रीजनल डिस्पैरिटीज, ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ये सारी चीजें मैं आपके कंटेम्पररी इश्यूज एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू आ जाए कि कैसे सारी चीजें चल रही है। सो हमारा जो अप्रोच रहेगा ये काफी इंटरलिंक्ड अप्रोच रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड अप्रोच रहेगा। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड वेरी वेरी प्रॉपरली। एंड वंस वी आर डन विद दिस, देन वी हैव 2 चैप्टर्स रिमेनिंग। सो इसके बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा पेपर वन का जो हमारा पर्सपेक्टिव्स है ह्यूमन ज्योग्राफी का, हम लोग इसे पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, ज्योग्राफिकल थॉट्स पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। एंड देन या तो इसके पहले या तो इसके बाद आई विल वाइंड अप जियोमॉर्फोलॉजी विद यू, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो अभी और कम से कम 9 से 10 सेशंस हम लोग ओरिएंटेशन के लेंगे, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी। सो ऐसा समझ लीजिए कि बाय 15th of August विल बी बिगिनिंग विद आवर सिलेबस। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सो बाय फरवरी एंड, यानी आपके प्रीलिम्स से 3 से 4 महीने पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल टारगेट विद द ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस। ओके, नाउ ये तो हो गया बेसिकली कि हम लोग सिलेबस टारगेटिंग कैसे करने वाले, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। नाउ आई हैव गिवन यू 3 promises up till now. Now I'm giving you the 4th promise. Okay, I'm now giving you the 4th promise to all of you. Okay, so 4th promise जो मैं आप सबको दे रहा हूं वो ये है कि my notes will cover up 85 to 90% of your syllabus. मेरे नोट जो रहेंगे, जो नोट्स मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, वो 80 to 95%, 85 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 10% जो है वो आपको न्यूज़पेपर, ओके, वो आपको मैगजीन्स, ओके, एंड आपको करंट अफेयर से कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। 10% से 15% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 85 to 90% मेरी गारंटी कि इससे बाहर नहीं आएगा, एंड रेस्ट यू विल हैव टू डू दैट। आफ्टर दैट द लास्ट प्रॉमिस दैट आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू, ओके, प्रॉमिस इन द सेंस कि अभी ये तो थोड़ी सी एक एथिकल बात हो गई, एथिकल इन द सेंस कि थोड़ा सा इसमें इमोशनल कंटेंट आ जाता है कि प्लीज रिमेंबर, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट I am not only your mentor, I am not only your philosopher, but I am also your friend. Okay, I am also your friend. Friend in the sense कैसे? देखो, आप जो लोग हो मेरे साथ में आज से, यानी
टुडे से, बिकॉज ये चीज मैं नॉर्मली तभी बोलता हूँ जब मैं लेक्चर प्लान एंड सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। सो मैं फ्रेंड इन द सेंस क्या बात कर रहा हूँ, देखो क्या है, ये जर्नी जो है, ये जर्नी आसान नहीं है। इसमें आपको भी एफर्ट्स लेने हैं, इसमें मेरे को भी एफर्ट्स लेने हैं। बोथ ऑफ अस आई हैव टू वर्क विथ ईच अदर। मुझे आपको समझना पड़ेगा, आपको मुझे समझना पड़ेगा। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना बहुत लाजमी है, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड नॉट इक्वल विद डिफरेंस ऑफ हार्ट्स। यूर एंड माई हार्ट शुड बीट इन द सेम टाइम, इट शुड बीट विद द सेम सिंगल बीट। ये ध्यान में रखना, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपेंस, यू शुड नेवर गेट एंग्री विथ मी। मैं क्लास में, चलते क्लास में बोल दूंगा कि आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये भी नहीं आ रहा है क्या, वो भी नहीं आ रहा है क्या, तो कोई इस चीज का गुस्सा मत करना। I will always give you constructive criticism. I will always give you constructive criticism no matter what. So guys, you and me from today onwards, we are just like friends. ठीक है, friends in the sense कि basically मैं और आप मिलके जर्नी कंप्लीट करेंगे, and in this journey please treat me like your friend. friend कैसा रहता है, आप उससे दुख भी शेयर करते हो, आप उससे हंसी मजाक भी शेयर करते हो, आप उससे गुस्सा भी हो सकते हैं, आप उससे नाराज भी हो सकते हैं, बट वो गुस्सा, वो नाराजगी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि फ्रेंडशिप टूट रही है। सो नन ऑफ यू शुड डू दिस। आज से ऐसी एक बात समझ लो कि आज से मैं, मेरे मेरे दिल का एक छोटा टुकड़ा सब में रिसाइड कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक दिस, दैट अ पार्ट ऑफ मी इज रिसाइडिंग इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, प्रोवाइडेड आप ये जर्नी आज से शुरू करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, क्योंकि कल से तो मैं अपने कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट पे आ जाऊंगा। सो आज से बस ये चीज ध्यान में रखना कि मेरा एक छोटा टुकड़ा अब सबके साथ है इस जर्नी में, एंड वेर एवर यू आर, आई एम देयर विथ यू। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। ओके, सो दीज आर माई 5 प्रोमिसेस जो मैंने आपको दिए हैं एज माई कमिटमेंट टू यू। क्या मैं आपसे एक प्रॉमिस ले सकता हूँ? कैन आई टेक वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? है आपकी परमिशन? कैन आई टेक वन प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? गाइज आर यू हियर? हेलो गाइज आर यू हियर? क्या हुआ, इमोशनल हो गए क्या? अरे थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा बाहर आओ। ठीक है, तो सबसे आखिर का प्रॉमिस है, सबसे भयंकर प्रॉमिस मैं आपसे ले रहा हूं। ठीक है, एंड एक प्रॉमिस मैं आपको भी दे रहा हूं। ठीक है, सो आप में से जो भी सिलेक्ट होगा, आप में से जो भी सिलेक्ट होगा विद अ गुड ऑल इंडिया रैंक, ओके, आप में से जो भी सिलेक्ट होगा, जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, जिसका ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसको मैं, ओके, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, आप इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, एंड यू कैन कीप दिस एज यूर व्हाट आई कैन से एज द प्रूफ कि मैंने बोला है लाइव क्लास में। सो आप में से जो भी ऑल इंडिया रैंक लाएगा, जो भी फाइनल लिस्ट में नाम लाएगा, उनको मैं मेरे तरफ से टूर पे लेके जाऊंगा। आप और कोई भी एक पर्सन, वो एक पर्सन कोई भी रह सकता है, योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेट, कोई भी, पापा मम्मी, एक ही है, दो, खाली दो लोगों को आपको मैं लेके जाऊंगा ऑन माई पर्सनल एक्सपेंस ऑन अ गाइडेड टूर ऑफ इजिप्ट एंड टर्की। ये दो कंट्रीज जो है, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। सो ये मेरा आपसे छठवां प्रॉमिस है, बट बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि मैं आपको एक गाइडेड टूर पे लेके जाऊंगा ऑफ इजिप्ट एंड टर्की, एंड उसमें गाइड यही रहेगा, यही बंदा आपका गाइड रहेगा। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कराऊंगा, बट ये आप अर्न करोगे एज माई ऑप्शनल स्टूडेंट। नाउ वन प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो डेस्टिनेशन मैंने अभी तक विजिट नहीं की है, एंड इट्स माई ड्रीम डेस्टिनेशन। अगर आप लोग क्वालिफाई होते हैं, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक आता है, सो यू वुड टेक मी टू हवाई। आप लोग मुझे हवाई लेके जाओगे क्या, बताओ? विल यू टेक मी टू हवाई? ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, अभी तक गया नहीं हूं मैं यहाँ पे, एंड मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई जो भी सिलेक्ट होगा, वो मुझे हवाई लेके जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस है, ये मैं मुकरने वाला हूं नहीं, डोंट वरी। ठीक है, हवाई लेके जाओगे? सो आज से काम किसके लिए करना है आपको, कि यू हैव टू टेक मी टू हवाई विथ यू, एंड कुछ नहीं, 7 दिन, 1 वीक इज इनफ। ठीक है, 1 वीक चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एंड मैं अकेला आऊंगा। हाँ, अकेला, चलो, लाइक नाउ नाउ दैट आई एम मैरिड, सो आई विल हैव टू ब्रिंग माय वाइफ टू, तो दो लोग, ओके, आई विल बेयर द एक्सपेंस ऑफ माय स्पाउस, डोंट वरी। मेरा अकेले का एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ेगा, करोगे?
करोगे क्या? डू यू प्रॉमिस मी दिस? ओके, चलो चलो रॉजर, ओके इरफान, चलो रॉजर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि आप लोग मुझे हवाई लेके जा रहे हो एंड मैं आपको इजिप्ट एंड टर्की लेके जाऊंगा, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश पॉजिटिव नोट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. सो टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड सारे हम लोग करेंगे. इतना पैसा है सर आईएएस बनने के बाद? अरे राहुल, हवाई जाने के लिए इतना पैसा थोड़ी ना लगता है यार. कितनी की टिकट है? 70-80 हजार की टिकट है. वहां पे रहने का खर्च है 1-1.5 लाख रुपए. सो 2 लाख के अंदर आप मुझे लेके जा सकते हो. उतना तो लेके जाना ना यार, इतनी मेहनत करूंगा मैं आपके लिए. उतना तो हक बनता है ना मेरा, कि थोड़ा सा तो लेके जा रहे हो, है ना? हक बनता है वो मेरा, ठीक है? तो प्लीज कीप दिस प्रॉमिस विथ यू. अपने दिल के पास रखिएगा इसे, मैं भी रखूंगा, ठीक है? आज तक मुझे कोई मिला नहीं है जिसको मैं इजिप्ट टर्की लेके जाऊं. तो होप सो कि आप जो नए बंदे हो मेरे साथ में, नई बंदो बंदियां, तो आप में से हर कोई सिलेक्ट हो गया तो चलो ठीक है, ग्रुप टूर लेके जाएंगे, ठीक है? तो अब लेट्स सी, डू आई फाइंड दैट वन पर्सन, डू आई फाइंड दैट वन ग्रुप इन योर बैच कि जिनको मैं इजिप्ट एंड टर्की पे लेके जा रहा हूँ. अभी 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक कोई मिला नहीं है. तो अब ये छठा साल रहेगा मेरा, यानी 2023-24. तो लेट्स सी इफ आई फाइंड एनीवन एल्स. ठीक है, चलो guys, so I end my session over here today and hope so that tomorrow onwards you will all be with me and कल से हम लोग थोड़ा सा important discussion शुरू करेंगे orientation sessions की, ठीक है? तो see you all tomorrow. सौरभ, धीरे धीरे सारी बुक लिस्ट सारा कुछ बताऊंगा, डोंट वरी. लेट द टाइम फ्लो, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है? कल कितने बजे? 11 बजे ही. ओके. मनन, जियोमॉर्फोलॉजी जो है, जो भी बेसिक नॉलेज है मैं आपको पहले बताऊंगा एंड मैं बीच बीच में आपको जियोमॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी. ओके. ये हम लोग बैच एवरी वीक कीप ऑन लॉन्चिंग बैच एवरी मंथ, सो हमारा वो शेड्यूलिंग चलता है. डोंट वरी मनन, वी वोंट बी लेफ्ट इन लिंगो, बिकॉज आपको इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ानी है, तो मुझे वैसे भी पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाने पड़ने वाली है आपको. सो डोंट वरी विद रिगार्ड्स टू दैट. ओके, गॉट इट मनन? ओके, डोंट वरी, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है? ओके, प्रॉमिस वैलिड? यस डेफिनेटली. प्लीज सेंड द लिंक फॉर डॉक्टर गरिमा राणा. हमारा एक ग्रुप है स्टडी आईक्यू का, वो ग्रुप आपको एक्सेस मिल जाएगा जिस दिन हमारे लेक्चर शुरू होंगे एंड उस ग्रुप में मैं डेली आपको न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ, ठीक है? चले फिर, शैल वी एंड द सेशन? सो टुमारो शार्प एट 11 AM, ठीक है? So see you all tomorrow. Till then, please take good care of yourself and let's meet tomorrow. Okay. No doctor, no गरिमा, you don't have any telegram group. आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं @प्रीतेश माथुरकर, आप सबको पता है, एंड यू हैव माय नंबर टू. हाँ, प्लीज व्हाट्सएप पे पिंग मत करना, व्हाट्सएप थोड़ा पर्सनल है मेरा, टेलीग्राम पे आप पिंग कीजिएगा, ठीक है? ओके, चलो. So I'm ending the session for now. Till then, please carry forward everyone. Okay. See you all tomorrow.